हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के बारे में है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमारी जिंदगी डॉट्स को कनेक्ट करती है और उन्होंने ये भी बताया कि हमेशा अपने दिल की सुने। स्टीव ने कहा कि जीवन में जो आपको सही लगे वही करें। उन्होंने कॉलेज छोड़ने और अपने सपनों का पीछा करने की बात कही। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें, ये आपको सही रास्ता दिखाएगा। असफलता से सीखें। स्टीव ने बताया कि उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन ये उनके लिए नई शुरुआत बन गई। कभी कभी जीवन में ठोकर लगना जरूरी होता है, ये आपको मजबूत बनाता है। मौत को याद रखें। उन्होंने कहा कि समय सीमित है, इसलिए इसे बर्बाद न करें। हर सुबह सोचें कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है। मैं कॉलेज से सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं आपके साथ यहां हूं, जो दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक से स्नातक हो रहे हैं। सच कहूं तो मैं खुद कभी कॉलेज से स्नातक नहीं हुआ, और ये पहली बार है जब मैं किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह के इतने करीब आया हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बस 3 ही, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मेरी अपनी 3 कहानियां हैं। पहली कहानी है बिंदुओं को जोड़ने के बारे में। मैंने रीड कॉलेज में 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर भी मैं वहां 1.5 साल तक रुक कर कुछ क्लासेस में जाता रहा, फिर पूरी तरह छोड़ दिया। तो मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी? ये बात मेरे जन्म से पहले शुरू हुई। मेरी असली माँ एक जवान अविवाहित छात्रा थी और उन्होंने मुझे गोद देने का फैसला किया। वो चाहती थी कि मुझे कॉलेज पढ़े हुए लोग गोद लें, इसलिए सब कुछ तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो आखिरी मौके पर उन्होंने कहा कि वे एक लड़की चाहते थे, न कि लड़का। फिर मेरे माता पिता, जो गोद लेने की वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें आधी रात को फोन आया, हमारे पास एक अनचाहा लड़का है, क्या आप उसे लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। बाद में मेरी असली माँ को पता चला कि मेरी नई माँ ने कॉलेज पूरा नहीं किया था और मेरे पिता ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। उसने गोद देने के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि वे मुझे कॉलेज भेजेंगे, तब जाकर वो मानी। यहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना महंगा था। मेरे माता पिता, जो मेहनत से कमाते थे, उनकी सारी सेविंग्स मेरी फीस में खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे लगा कि इसमें कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और कॉलेज मुझे ये समझने में मदद नहीं कर रहा था। मैं अपने माता पिता की जिंदगी भर की सेविंग्स खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त ये डरावना था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये मेरा सबसे अच्छा फैसला था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन बोरिंग कक्षाओं को छोड़कर उन चीजों को सीखने लगा जो मुझे दिलचस्प लगती थीं। ये सब आसान नहीं था। मेरा कोई कमरा नहीं था, तो मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। खाने के लिए मैं 5 सेंट में कोक की बोतलें बेचता था। हर रविवार रात मैं 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, ताकि हफ्ते में एक बार अच्छा खाना मिल सके। मुझे ये सब पसंद था। अपनी उत्सुकता और दिलचस्पी के पीछे चलते हुए जो चीजें मैंने सीखी, वे बाद में बहुत कीमती साबित हुईं। एक उदाहरण दूंगा। उस वक्त रीड कॉलेज में देश की सबसे अच्छी सुलेख यानी कैलीग्राफी की पढ़ाई होती थी। हर पोस्टर, हर लेबल खूबसूरती से हाथ से लिखा होता था। चूंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मैंने कैलीग्राफी की क्लास ली। मैंने सीखा कि सेरिफ और सैन सेरिफ अक्षर क्या होते हैं, अक्षरों के बीच की जगह को कैसे सही करना है, और क्या चीज टाइपोग्राफी को शानदार बनाती है। ये बहुत सुंदर, ऐतिहासिक और कला से भरा था, ऐसा कुछ जो विज्ञान समझा नहीं सकता। मुझे ये बहुत पसंद आया। उस वक्त मुझे नहीं लगा कि इसका मेरी जिंदगी में कोई उपयोग होगा, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, ये सब तब बहुत काम आया। हमने मैक में खूबसूरत टाइपोग्राफी डाली। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर अक्षर थे। अगर मैं उस कैलीग्राफी क्लास में नहीं गया होता, तो मैक में इतने सारे फॉन्ट्स या सही स्पेसिंग नहीं होती। और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की, शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं होता। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं खुशकिस्मत था। मुझे जिंदगी में जल्दी पता चल गया कि मुझे क्या पसंद है। मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल शुरू किया। हमने बहुत मेहनत की। 10 साल में एप्पल सिर्फ हम 2 लोगों से शुरू होकर $2 अरब की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारी थे।
हमने 1 साल पहले अपनी सबसे शानदार चीज मैकिन्टॉश लॉन्च की थी और मैं 30 साल का हो गया था। फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आप जिस कंपनी को शुरू करते हैं उससे आपको कैसे निकाला जा सकता है? दरअसल जैसे जैसे एप्पल बड़ी कंपनी हुई, हमने एक बहुत प्रतिभाशाली इंसान को मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए रखा। पहले साल सब ठीक चला, लेकिन फिर हमारे भविष्य के विचार अलग हो गए। हमारी बहस हुई। जब ऐसा हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला। मैंने उनसे माफी मांगी कि मैं इतना बुरा हारा। मैं सबके सामने नाकामयाब था। मैंने सोचा कि सिलिकॉन वैली से भाग जाऊं, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ आया। मुझे अभी भी अपने काम से प्यार था। एप्पल से निकाले जाने के बाद भी वो प्यार कम नहीं हुआ। मुझे निकाला गया था, लेकिन मैं फिर भी उस कंपनी से प्यार करता था। तो मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उस वक्त तो नहीं समझ आया, लेकिन एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। सफल होने का बोझ हट गया और फिर से नई शुरुआत करने की खुशी मिली। ये मेरी जिंदगी का सबसे रचनात्मक समय बन गया। अगले 5 सालों में मैंने NXT नाम की कंपनी शुरू की, फिर पिक्सार बनाया और एक शानदार महिला से प्यार हुआ जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर से बनी एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज पिक्सार दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक बड़े बदलाव के बाद एप्पल ने NXT को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। NXT की टेक्नोलॉजी अब एप्पल की सफलता का दिल है। मेरी पत्नी लॉरीन और मेरे पास एक प्यारा परिवार है। मैं मानता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। वो दवा कड़वी थी, लेकिन मरीज को उसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको जोर से मारती है, लेकिन हिम्मत मत हारो। मुझे यकीन है कि मुझे आगे बढ़ने की ताकत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार था। और आपको भी वही ढूंढना है जो आपको पसंद हो, चाहे वो काम हो या प्यार। आपका काम आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होगा। सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप वो करेंगे जो आपको सचमुच अच्छा लगता हो। और अच्छा काम करने का एक ही तरीका है अपने काम से प्यार करना। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला तो ढूंढते रहो, रुक मत जाओ। और मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। मृत्यु का सामना करना जीवन में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास समय सीमित है और हमें उसे सही तरीके से जीना चाहिए। हर दिन को आखिरी दिन मानकर जीना एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। ये हमें उन चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। मौत का सामना करना हमें उन सभी बाहरी चीजों को दूर करने में मदद करता है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये हमें जीवन के सबसे मूलभूत सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और क्या हम अपने सपनों को जी रहे हैं या किसी और के सपने को। जब मैं 17 से 18 साल का था, तब मैंने एक उदाहरण पढ़ा जो कुछ इस तरह था: अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे आपका आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप सच में सही साबित होंगे। इसने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईने में खुद को देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करना चाहता जो मैं आज कर रहा हूँ। और जब कई दिनों तक जवाब नहीं होता है तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। मौत के बारे में सोचना मुझे जीवन में बड़े फैसले लेने में मदद करता है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सारी बाहरी उम्मीदें, घमंड, शर्म या असफलता का डर, ये सब मौत के सामने कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ वही मायने रखता है जो सच में जरूरी है। मौत के बारे में सोचना मुझे समझने में मदद करता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर होने का पता चला। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ तौर पर मेरे पैंक्रियास पर ट्यूमर दिखा। मुझे नहीं पता था कि पैंक्रियास क्या होता है। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज नहीं होता और मैं 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने काम निपटाने की सलाह दी, जो मरने की तैयारी का कोड है। और इसका मतलब था कि अपने बच्चों को वो सब बताऊं जो कि मुझे लगता है कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए, ताकि मेरे परिवार के लिए ये जितना पॉसिबल हो उनके लिए आसान हो। इसका सीधा मतलब था कि अलविदा कहना। मैं पूरे दिन बस यही सोचता रहा,
और फिर उसी शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जिसमें उन्होंने मेरे गले से पेट और आंतों में एक ट्यूब डाली और मेरे पैंक्रियाज में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। मुझे पूरी तरह बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी, जो उस वक्त वहां मौजूद थी, उसने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं की जांच की तो ये देखकर डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि ये पैंक्रियाज के कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप था जिसका इलाज पॉसिबल था। मैंने सर्जरी करवाई और अब मैं ठीक हूँ। ये मौत का सामना करने का मेरा सबसे करीबी अनुभव था और मुझे उम्मीद है कि जब ऐसा समय आएगा तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार रहूंगा। मैं आप सभी को भी यही कहना चाहता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी भूखे रहो और मूर्ख बने रहो। भूखे रहो यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख बने रहो यानी मूर्ख बनकर ही आप कुछ नया सीख पाओगे, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आप सब जानते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए आई विश यू ऑल स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।